Hello everyone, welcome to my YouTube channel. Myself Nitesh and today we are going to understand the fourth lecture of gravitation chapter 10 Science 1 SSC बोर्ड. ओके तो इस लेक्चर में हम लोग क्या पढ़ेंगे, फ्री फॉल क्या होता है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या है और एस्केप वेलोसिटी क्या है, और उसके बाद हमारा चैप्टर क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा. ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हमारा सबसे फर्स्ट टॉपिक, फ्री फॉल. ठीक है, अभी फ्री फॉल क्या होता है, अभी मैंने क्या किया, इस ऑब्जेक्ट को ऊपर से ड्रॉप किया, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, फ्री फॉल बोलते हैं. मतलब ये क्यों नीचे गया, ये नीचे जाने का इसका रीजन क्या है, बिकॉज ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स. मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट अगर मैं ऊपर से ड्रॉप कर रहा हूँ, ठीक है, और ये ग्रेविटेशनल फोर्स के से नीचे आ रहा है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, फ्री फॉल बोलते हैं. बट हमारे अर्थ के केस में प्योर फ्री फॉल देखना मुश्किल है. क्या होता है फ्री फॉल, क्या होता है, देखिए पहले इसका डेफिनेशन देख लेते हैं. ऑब्जेक्ट फॉलिंग फ्रीली under gravitational force only. मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर अगर वो फ्रीली नीचे गिर रहा है और बिकॉज ऑफ ग्रेविटेशन फोर्स ही गिर उसके ऊपर लग रहा है और कोई फोर्स एक्ट नहीं कर रहा है, तो उस ऑब्जेक्ट को हम लोग क्या बोलेंगे, वो प्योर फ्री फॉल कंडीशन में है. लेट्स से कि अभी हमारा ये अर्थ का सरफेस है, ठीक है, यहाँ से मैंने एक ऑब्जेक्ट को ड्रॉप किया, इस ऑब्जेक्ट को ड्रॉप करूंगा तो ये नीचे आएगा बिकॉज ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स. बट एट द सेम टाइम हमारे एटमॉस्फेयर में बहुत सारे, हमारे एटमॉस्फेयर में एयर पार्टिकल्स है, और एयर पार्टिकल्स यहाँ पे बहुत सारे होंगे जो क्या करेंगे, जैसे जैसे नीचे आएगा ये वैसे वैसे इसको क्या करेंगे, अपोज करेंगे, ऐसे इसको अपोज करेंगे इधर पे. ओके, मतलब जब हम लोग भागते हैं, मान लेते हैं हम लोग बहुत ज्यादा स्पीड में भाग रहे हैं, तो हमको एयर कैसे अपोज करता है, एयर रेजिस्टेंस बोलते हैं इस चीज को. मतलब हम लोग ज्यादा स्पीड से भागे तो क्या होगा, हमारे पर उतना ज्यादा एयर अपोज करेगा हमको. उसी तरह से जब ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे आएगा ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स, तो यहाँ पे जो एयर पार्टिकल्स हैं वो क्या करेंगे, इसको ऊपर की तरफ फोर्स अपोज करेंगे, फोर्स लगाएंगे. इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एयर रेजिस्टेंस. क्या बोलते हैं, एयर रेजिस्टेंस, या फिर अपोजिशन फोर्स ड्यू टू एयर. ठीक है, एयर का अपोजिशन फोर्स. तो इसके से क्या हो जाता है, यहाँ पे दो फोर्स एक्ट करने लग जा रहा है, एक ग्रेविटेशनल फोर्स और दूसरा एयर रेजिस्टेंस या फिर अपोजिंग फोर्स ड्यू टू एयर. ठीक है, तो इसको हम लोग प्योर फ्री फॉल नहीं बोलते इसके लिए. ठीक है, इसमें क्या होता है, अभी मान लेते हैं कि यहाँ पे एक स्टोन है, अगेन यही स्टोन है, यहाँ पे एक मैं फेदर ले लेता हूँ, एक फेदर. ठीक है, अब मैं दोनों को सेम हाइट से ड्रॉप करता हूँ, सेम हाइट से क्या करता हूँ, ड्रॉप करता हूँ. अब दोनों के लिए ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होगी, सेम होगी. ऐसा तो है नहीं अर्थ इसको अलग अलग फोर्स से खींचेगा, मतलब दोनों को सेम फोर्सेस से खींचेगा. लेकिन आप बताओ पहला कौन गिरेगा, ऑब्वियसली पहला क्या होगा, जो स्टोन रहेगा वो नीचे फटाफट गिर जाएगा. क्यों, क्योंकि इसका मास ज्यादा है, इसका मास कम है. नहीं, एक्चुअल में ऐसा रीजन नहीं है. बिकॉज क्या हो रहा है, यहाँ पे जो एयर रेजिस्टेंस है वो दोनों पे इक्वली लग रहा है. इस पे भी एयर रेजिस्टेंस लग रहा है, इस पे भी लग रहा है, और एट द सेम टाइम इस पे भी लग रहा है, इस पे भी लग रहा है. लेकिन ऐसा क्यों कि ये जल्दी नीचे आ रहा है, ये देरी से नीचे आ रहा है. रीजन ये है कि इसका मास ज्यादा होने की वजह से ये ज्यादा वेट इसका एक्सर्ट हो रहा है. इसका मास ज्यादा होने की वजह से ये ज्यादा वेट एक्सर्ट कर रहा है, और यहाँ का जो अपोजिशन फोर्स है, वेट भी क्या एक फोर्स है, तो ये जो फोर्स लगा रहा है एयर के ऊपर, वो फोर्स, एयर का फोर्स जो है वो उसके सामने नेग्लिजिबल हो जाता है. ठीक है, लेकिन फेदर के केस में ऐसा नहीं. फेदर का मास कम होने की वजह से फेदर का जो वेट है वो क्या होता है, कम होता है, और उसका वेट कम, मतलब ऊपर से जो फोर्स लगा रहा है नीचे की तरफ आने के लिए, वो फोर्स क्या होगा, इसके कंपेयर में बहुत ज्यादा नहीं होगा, जिसकी वजह से क्या होगा, ये इसको ज्यादा टाइम तक ऊपर रख पाएगा. ठीक है, इसका जो वेट है ये ज्यादा होगा एयर रेजिस्टेंस के हिसाब से. लेकिन क्या होगा कि इसका वेट बहुत ज्यादा नहीं होगा, थोड़ा सा ही ज्यादा होगा, और रिजल्ट क्या मिलेगा हमको, जो एयर रेजिस्टेंस है वो क्या करेगा, इसको बार बार ऊपर की तरफ पुश करता रहेगा, जिससे इसको नीचे आने में टाइम लगेगा. तो ये दोनों प्योर फ्री फॉल कंडीशन में नहीं. इसको हम लोग बोल सकते हैं फ्री फॉल, लेकिन कंप्लीटली फ्री फॉल कंडीशन में नहीं. फ्री फॉल क्या बोलता है, ऑब्जेक्ट फॉलिंग फ्रीली अंडर ग्रेविटेशनल फोर्स ओनली, खाली ग्रेविटेशनल फोर्स लगना चाहिए. तो हमको प्योर फ्री फॉल कहाँ देखने मिलेगा, प्योर फ्री फॉल हम लोग कहाँ देखने मिलेगा, अंडर वैक्यूम. वैक्यूम के केस में मान लेते हैं ये हमारा एक कोई भी आइसोलेटेड बॉक्स है. ठीक है, इसके अंदर क्या है, पूरा वैक्यूम है, अंदर पूरा क्या है, वैक्यूम. ठीक है, वैक्यूम है. ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, ये सेम स्टोन लेता हूँ और यहाँ पे फेदर लेता हूँ, और नीचे ग्रेविटेशन फोर्स लग रहा है, अर्थ पे मैंने ऐसे एक स्ट्रक्चर बना लिया, बॉक्स बना लिया जो पूरा कंप्लीटली अंदर से वैक्यूम. वैक्यूम का मतलब क्या होता है, वहां पे कोई भी मैटर प्रेजेंट नहीं होता, ना ही कोई एयर पार्टिकल प्रेजेंट होगा, ना ही कोई मैटर प्रेजेंट होगा. ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, स्टोन और फेदर को नीचे कोई अपोज करने वाला फोर्स नहीं हुआ, एयर नहीं तो कोई अपोज करेगा नहीं,
तो क्या होगा, जब मैं इसको साथ में ड्रॉप करूंगा तो दोनों सेम टाइम में नीचे आएंगे और सेम स्पीड से नीचे आएंगे, ठीक है, दोनों सेम टाइम में नीचे आ जाएंगे। क्या क्लियर है ये? तो यहाँ ये केस कहाँ पे पॉसिबल है प्योर फ्री फॉल? ओनली इन वैक्यूम। वैक्यूम के केस में क्या होगा, हमको प्योर फ्री फॉल देखने मिलता है। अभी एक चीज यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, हम लोग ने न्यूटन इक्वेशंस ऑफ मोशन पढ़ा था लास्ट या 9th में। 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन पढ़ा था, न्यूटन इक्वेशन ऑफ मोशन, न्यूटन इक्वेशन ऑफ मोशन। क्या था ये? पहला इक्वेशन था v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, दूसरा था s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और थर्ड इक्वेशन था v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। जहाँ पे v क्या है फाइनल वेलोसिटी, u क्या है इनिशियल वेलोसिटी, a एक्सेलरेशन t टाइम और s क्या है डिस्प्लेसमेंट है। बाकी सारे टर्म सिमिलर्स हैं, ठीक है। ये हम लोग को 3 न्यूटन ने इक्वेशन देते हैं मोशन के, ठीक है, जिसको हम लोग 3 काइनेमेटिक इक्वेशंस भी बोलते हैं मोशन के। तो यहाँ पे देखिएगा हम लोग क्या करते हैं, फ्री फॉल कंडीशन में, मान लीजिए सरफेस है, यहाँ पे मैंने कोई टावर पे एक बॉल को ऐसे यहाँ पे पकड़ के रखा है, ठीक है, टावर से। तो जब बॉल को इनिशियली यहाँ पे पकड़ के रखूंगा तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी, 0 होगी। हाथ में होगा तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी, 0 होगी। से मानते ये ऑब्जेक्ट है, इसको मुझे फ्री फॉल कराना है, तो इनिशियली मैं इसको क्या रखूंगा, हाथ में ऐसे पकड़ के रखूंगा और मैं इसको ड्रॉप करूंगा, फेंकूंगा नहीं, इसको मैं क्या करूंगा, ड्रॉप करूंगा, ठीक है। तो इनिशियली जब मैं इसको हाथ में रखूंगा तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी, 0 होगी। और जब पार्टिकल जैसे जैसे नीचे आएगा उसकी कंटिन्यू वेलोसिटी बढ़ते रहेगी, ठीक है। मान लीजिए वेलोसिटी v गेन कर चुका है, ठीक है। और जब ये नीचे आएगा तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ये फ्री फॉल कंडीशन में है, ठीक है। अभी हम लोग ने फ्री फॉल पढ़ा है, ग्रेविटेशनल फोर्स पे से नीचे आ रहा है तो ये क्या है, फ्री फॉल कंडीशन में, ठीक है। अभी इसमें देखते हैं इसका जो वेलोसिटी होगा, इसका जो वेलोसिटी वो कितने वेलोसिटी से नीचे आएगा वो हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं बाय दिस इक्वेशन। क्या होगा, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, ठीक है। तो वेलोसिटी कितने वो हम लोग कैलकुलेट करना, तो वेलोसिटी क्या हो जाएगी, u यहाँ पे क्या है 0 और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जब ऑब्जेक्ट नीचे आएगा अंडर ग्रेविटेशनल फोर्स तो यहाँ पे एक्सेलरेशन कौन प्रोवाइड करेगा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो a की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, g लिख सकता हूँ, एक्सेलरेशन की जगह क्या लिख सकता हूँ, g लिख सकता हूँ। यहाँ पे टाइम t, तो वेलोसिटी क्या हो जाएगा, gt, ठीक है। सिमिलरली अगर मान लो ऊपर से जब नीचे आएगा तो कुछ ना कुछ डिस्टेंस कवर करता हुआ आएगा, ऊपर से जब नीचे आएगा तो उसने कुछ ना कुछ डिस्टेंस कवर करेगा। तो ये डिस्टेंस कैसे कैलकुलेट कर सकता हूं, बाय दिस फॉर्मूला। तो डिस्टेंस क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, ut प्लस हाफ at स्क्वायर। अब यहाँ पे देखते हैं जो u है वो क्या है 0, तो u 0 तो पूरा टर्म 0 होगा, तो 0 लिखने की जरूरत नहीं, क्या बचा हाफ और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g t स्क्वायर, तो s क्या आ जाएगा, हाफ gt स्क्वायर। क्लियर है। उसी तरह हम लोग अगर मुझे मान लीजिए वेलोसिटी का, अगर मुझे यहाँ पे जैसे इस इक्वेशन में मुझे टाइम नहीं पता तो भी मुझे वेलोसिटी कैलकुलेट करना, तो मैं कैसे कैलकुलेट कर सकता हूँ, बाय दिस इक्वेशन। देखते हैं थर्ड इक्वेशन क्या है, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी 0 है तो u स्क्वायर 0 स्क्वायर क्या होगा, 0 लिखने की जरूरत नहीं, प्लस 2 एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इनटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं। मतलब यहाँ पर मुझे डिस्प्लेसमेंट पता है तो भी मैं वेलोसिटी निकाल सकता हूँ, अगर टाइम पता है तो भी वेलोसिटी निकालता हूँ। समझ में आ रहा है। तो 3 इक्वेशन हमको पता होना चाहिए इस केस में। अभी देखते हैं जब ऑब्जेक्ट ऊपर जाता है, जो ऑब्जेक्ट ऊपर जाता है तो अब अभी देखिए जब ऑब्जेक्ट नीचे आता है तो यहाँ पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी लगता है g, ठीक है। मतलब क्या, ये g कैसे नीचे लग रहा है, g क्या लग रहा है नीचे, ग्रेविटेशनल फोर्स को अर्थ क्या कर रहा है, नीचे खींच रहा है, और अर्थ जिस डायरेक्शन में इसको नीचे खींच रहा है एक्सेलरेशन भी उसी डायरेक्शन में हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे g ऐसे मैंने सिंपल लिख दिया। लेकिन यहाँ पे देखो मैं उसको ऊपर फेंक रहा हूँ, लेकिन अर्थ उसको कहाँ खींच रहा है, नीचे की तरफ, मतलब ये ऊपर जा रहा है अर्थ के ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट जा रहा है, तो यहाँ पे g क्या होगा, माइनस g होगा, ठीक है। हम लोग g क्या लेंगे, माइनस। माइनस क्या बता रहा होगा, ऑब्जेक्ट अर्थ से दूर जा रहा है, ऊपर जा रहा है। g प्लस, अगर g के कुछ नहीं तो प्लस, तो g प्लस होने का मतलब क्या, ऑब्जेक्ट अर्थ के पास आ रहा है, सरफेस पे आ रहा है, और माइनस का मतलब क्या, g ऊपर की तरफ जा रहा है, ठीक है। क्लियर है इतना। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे अर्थ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। अभी देखिए हम लोग ने प्रीवियस स्टैंडर्ड्स में पढ़ा है पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है,
एनर्जी और इन एट स्पेसिफिक ठीक है। क्या बोला मैंने, ऑब्जेक्ट जब रेस्ट पे होता है या फिर कोई स्पेसिफिक स्टेट में होता है, ऑब्जेक्ट जब रेस्ट पे होता है या फिर कोई स्पेसिफिक स्टेट पे होता है तो हम लोग उसको क्या बोलते हैं, उसके पास कौन सी एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी। जैसे मान लेते हैं ये ऑब्जेक्ट क्या है, रेस्ट पे, मार्कर क्या है, रेस्ट पे, तो मार्कर के पास अभी कौन सी एनर्जी होगी, पोटेंशियल एनर्जी होगी। अगर ये मोशन में होता तो इसके पास कौन सी एनर्जी होती थी, काइनेटिक एनर्जी होती थी। बट हमको यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी पढ़ना है, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, ऑब्जेक्ट जब रेस्ट में होगा, अभी रेस्ट पे है तो उसके पास कौन सी एनर्जी होगी, पोटेंशियल एनर्जी होगी। अभी स्पेसिफिक स्टेट क्या होता है, मान लेते हैं स्प्रिंग है, ठीक है, स्प्रिंग है, ठीक है। अब ये स्प्रिंग नॉर्मली ऐसे रखा हुआ था, मान लीजिए मेरे हाथ में स्प्रिंग रखा हुआ है, ये नॉर्मली ऐसे है, लेकिन मैं क्या करता हूँ, स्प्रिंग को हल्का सा ऐसा दबा देता हूँ। जैसे मान लो इसको मैंने दबा दिया, कंप्रेस कर दिया, तो ये ऐसे हो जाएगा। अब ये क्या है, एक स्पेसिफिक, मैं इसको दबा के रखा हूँ, मान लो मैं इसको हाथ में से दबा के रखा हूँ, तो अब ये क्या है, एक स्पेसिफिक स्टेट में आ गया, एक स्पेसिफिक पोजीशन गेन कर लिया, तो इसके पास क्या आ जाएगी, पोटेंशियल आ जाएगी। अभी इसके पास पोटेंशियल क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, ठीक है। पहले भी इसके पास पोटेंशियल रेस्ट पे था तभी पोटेंशियल एनर्जी थी, लेकिन अब ये क्या हो जाएगा, स्पेसिफिक पोजीशन में आ गया, तो इसके पास पोटेंशियल एनर्जी है, लेकिन क्या है, पहले के कंपेयर में ज्यादा है। कैसे मालूम पड़ेगा ज्यादा है, तो क्या होगा, जब मैं इसको ऐसा दबा के रखा हूँ, इसको मैं रिलीज कर देता हूँ, तो क्या करेगा, ऐसे ऐसे घूमने लगे, ऐसे आगे पीछे होगा, मतलब ये क्या हो रहा है, इसके पास एनर्जी, तभी तो ये ऐसे घूम पा रहा है। तो ये क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी होता है। और पोटेंशियल एनर्जी का बेसिक फॉर्मूला हमने पढ़ा है, पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, mgh। P क्या है, पोटेंशियल एनर्जी, m क्या है, मास, और g क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और h क्या है, हाइट फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ। देखते हैं अभी ये जो फॉर्मूला है इसके कुछ लिमिटेशंस है, फॉर्मूला के हैव लिमिटेशंस। देखते हैं कैसे, मान लेते हैं, देखो यहाँ पे जो पोटेंशियल, ये सरफेस है, हाइट अगर देखो, पोटेंशियल एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हाइट दिख रहा है इसमें, ठीक है, मतलब हाइट बढ़ेगा तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, ज्यादा होगा। देखो अगर मान लेते हैं दो ऑब्जेक्ट्स हैं, ये हाइट, इसकी हाइट कम है, ये वाले ऑब्जेक्ट की हाइट कम है, तो इसके पास पोटेंशियल क्या होगा, इस वाले ऑब्जेक्ट के कंपेयर में क्या होगा, कम होगा। मतलब इसके ज्यादा हाइट पे सरफेस से, तो इसकी पोटेंशियल क्या होगी, ज्यादा होगी। ये कम हाइट पे, तो इसकी पोटेंशियल क्या होगी, इसके कंपेयर में कम होगी। तो मतलब क्या, हाइट बढ़ेगा तो पोटेंशियल क्या होगा, बढ़ेगा। अगर हाइट बढ़ेगा तो पोटेंशियल बढ़ेगा। लेकिन अगर देखते, मान लेते हैं मैं यहाँ पे सरफेस पे क्या होगा, पोटेंशियल बहुत कम होगा। जैसे हम लोग ऊपर जाएंगे, जैसे बहुत ऊपर जाएंगे, मान लेते यहाँ पे कुछ हाइट पे, h1 हाइट पे, तो यहाँ पे पोटेंशियल इसके कंपेयर में क्या होगा, ज्यादा होगा। मान लेते अभी और हाइट पे चले गए, h2 हाइट पे, तो पोटेंशियल एनर्जी और ज्यादा होगा। लेकिन मान लेते बहुत ज्यादा हाइट पे मैं चला गया, बहुत ज्यादा हाइट पे चला गया, तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा होगी, कम होगी, आंसर है कम होगी। बहुत ज्यादा हाइट पे जाने से क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी कम होगा। कैसे, क्योंकि देखिए जो g है, हम लोग ने पढ़ा था वेरिएशन ऑफ g, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू हाइट। जैसे सरफेस से हम लोग दूर जाते हैं, सरफेस से दूर जाते हैं, अर्थ के सरफेस से दूर जाएंगे तो g का वैल्यू क्या होता रहता है, डिक्रीज होता रहता है। तो बहुत ज्यादा हाइट पे जाने के बाद g का वैल्यू क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। और मान लीजिए अगर मैं बहुत इन्फिनिटी पे चल गया, इनफाइनाइट डिस्टेंस पे, मतलब 40,000 45,000 किलोमीटर के ऊपर चल गया था, हम लोग ने देखा था जो हमारा कम्युनिकेशन सैटेलाइट है वो 35,700 किलोमीटर के डिस्टेंस पे क्या था, 0.225 मीटर पर सेकंड स्क्वायर था, मतलब बहुत ही क्लोज था जीरो के। अगर हम लोग 40,000 किलोमीटर के ऊपर चले गए तो जी की वैल्यू अप्रोक्सीमेट हम लोग को क्या मिलेगी, जीरो मिलेगी। तो अगर वहां पे जी की वैल्यू जीरो हो गई एट इन्फिनिटी, इन्फिनिटी पे क्या होता है, एट इन्फिनिटी जी की वैल्यू क्या हो जाती है, जीरो हो जाती है, ठीक है। अगर जी की वैल्यू जीरो हो गई, बहुत ज्यादा हाइट मतलब इन्फिनिटी पे मैं पहुंच गया, तो जी का वैल्यू क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो मतलब ये जो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला है इसके कुछ लिमिटेशंस है, मतलब हाइट बहुत ज्यादा नहीं होना चाहिए। हाइट बढ़ने से पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती है, लेकिन कुछ लिमिटेशंस में, जहां तक का जी का वैल्यू क्या है, जहां तक जी का वैल्यू 9.8 हम लोग अज्यूम कर सकते हैं वहां तक का, ठीक है। तो उसके बाद क्या हुआ, अगर मान लेते कोई ऑब्जेक्ट बहुत ही ज्यादा दूर चला गया तो उसके पास पोटेंशियल एनर्जी होती है, लेकिन कैसी होती है, नेगेटिव होती है। अगर इन्फिनिटी पे पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जा रही है, जीरो हो जा रही है, ठीक है। लेकिन अभी देखते हैं, ये हमारा अर्थ है, मान लेते हैं मैं यहाँ से कोई ऑब्जेक्ट इसको यहाँ पे अर्थ के बाहर बहुत दूर लेके गया इन्फिनिटी पे, तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, जीरो, एज पर दिस फॉर्मूला। लेकिन
तो इसके बाद क्या होता है, ऐसा नहीं कि उनके पास पोटेंशियल एनर्जी नहीं, ऑब्जेक्ट के पास फिर भी पोटेंशियल एनर्जी होता था, लेकिन इस फॉर्मूला के हिसाब से पोटेंशियल एनर्जी क्या था, 0 था। फिर बाद में साइंटिस्ट लोगों ने बहुत ज्यादा रिसर्च किया और उनको पता चला इंफिनिटी से मतलब बहुत ज्यादा हाइट में जाने के बाद, बहुत ज्यादा हाइट में जाने के बाद जो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है वो क्या हो जाता है, नेगेटिव हो जाता है। पोटेंशियल क्या हो जाता है, नेगेटिव हो जाता है। और कितना होता है, माइनस जी एम एम अपॉन आर प्लस एच। देखिए यहाँ पे जी क्या है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट, एम क्या है, मास ऑफ अर्थ, और स्मॉल एम क्या है, मास ऑफ ऑब्जेक्ट, और आर क्या है, रेडियस ऑफ अर्थ, और एच क्या है, हाइट ऑफ प्लैनेट ऑब्जेक्ट एंड सरफेस ऑफ अर्थ। समझ में आ रहा है? ये माइनस में क्योंकि वहां पे पोटेंशियल क्या हो जाती है, नेगेटिव हो जाती है। तो ये बात समझ में आना चाहिए कि एट वेरी लार्ज डिस्टेंस, बहुत ही लार्ज डिस्टेंस पे क्या हो जाता है, पोटेंशियल एनर्जी 0 हो जाती है। ठीक है, अब एनर्जी है, और एनर्जी का एसआई यूनिट क्या होता है, जूल होता है। एसआई यूनिट क्या होता है, एनर्जी का जूल होता है, ये हम लोग ने पढ़ा था। ठीक है, अगर नहीं पता तो आज से पता कर लो। एसआई यूनिट क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी का जूल होगा। हम वर्क का एसआई यूनिट क्या था, जूल, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, एसआई यूनिट जूल, दोनों भी क्या है, फॉर्म ऑफ एनर्जी है। अब इसके बाद जो हमारा लास्ट टॉपिक है आज के लेक्चर का, वो है एस्केप वेलोसिटी। एस्केप वेलोसिटी, देखिए इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं वेलोसिटी एस्केप ऐसे। देखिए एस्केप वेलोसिटी क्या होती है, जैसे मान लीजिए हमारा अर्थ, ठीक है, फिर मैं यहाँ पे हूँ, अर्थ पे हूँ, मैं क्या किया, इस ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंका, तो कुछ टाइम बाद ये क्या हुआ, कुछ टाइम बाद ये नीचे आ गया। जब मैं इसको ऊपर फेंका तो इसकी वेलोसिटी बहुत ज्यादा थी, जैसे जैसे ऊपर गया इसका वेलोसिटी कम हुआ, 0 हो गया, वापस से नीचे आ गया। मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट को मैं ऊपर फेंकता तो कुछ टाइम बाद वो जाता है, नीचे आ जाता है। अगर देखते हैं, ये अर्थ है हमारा, ये हमारा अर्थ है, ठीक है, और इसका जो ग्रेविटेशन इन्फ्लुएंस है, जहां तक इसकी ग्रेविटी क्या है, इफेक्टिव है, मतलब जहां तक ये किसी भी ऑब्जेक्ट को क्या कर सकता है, खींच सकता है, ये उसका रेंज है। मान लेते हैं क्या है, अर्थ का ग्रेविटेशन फोर्स का रेंज है। ठीक है, तो यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है, हम लोग तो फिर भी बहुत छोटे दिखेंगे इसके सामने, इसके हम बनाना भी पॉसिबल नहीं, लेकिन मान लेते हैं यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट, जिसको मैं ऊपर फेंकूं तो ये वापस नीचे आ जाएगा। ठीक है, ये क्यों नीचे आ रहा है, क्योंकि मैंने इसको एक ही बार फोर्स ऊपर एक ही बार फेंका। ठीक है, अगर मान लो मुझे किसी ऑब्जेक्ट को ये अर्थ के ग्रेविटेशन इन्फ्लुएंस से बाहर लेके जाना है, मैं इसको एक बार फेंकूं ऐसे ऊपर, ये 100 मीटर्स की हाइट पे जाए, वापस नीचे आ जाएगा, ये अर्थ के ग्रेविटेशन इन्फ्लुएंस को क्रॉस नहीं कर पाएगा। मुझे अगर इसका अर्थ के ग्रेविटेशन इन्फ्लुएंस को क्रॉस करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, देखो मान लीजिए यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, इस ऑब्जेक्ट को मैं कंटिन्यू क्या करता हूँ, मैं इनिशियली मैंने क्या किया, इनिशियल वेलोसिटी दिया, इसके से ये कुछ हाइट पे गया। अगर मैं कंटिन्यू क्या करूँ, इसको सफिशिएंट इनिशियल वेलोसिटी प्रोवाइड करते रहूं, ठीक है, जैसे ऊपर जा रहा है इसको कंटिन्यू सफिशिएंट इनिशियल वेलोसिटी प्रोवाइड करते रहूं, इतनी इनिशियल वेलोसिटी प्रोवाइड कर दूं कि वो अर्थ के ग्रेविटेशन इन्फ्लुएंस को क्या कर जाए, क्रॉस कर जाए। ठीक है, मतलब इतनी इनिशियल वेलोसिटी प्रोवाइड कर दूं कि अर्थ के ग्रेविटेशन इन्फ्लुएंस को क्रॉस कर जाए। वही इनिशियल वेलोसिटी को हम लोग ने क्या बोला है, एस्केप वेलोसिटी। ठीक है, द इनिशियल वेलोसिटी रिक्वायर्ड for an object to escape from Earth's gravitational influence is called escape velocity. The velocity is called as escape velocity. जो भी मिनिमम इनिशियल वेलोसिटी रिक्वायर्ड है, द मिनिमम इनिशियल वेलोसिटी रिक्वायर्ड फॉर एन ऑब्जेक्ट टू एस्केप फ्रॉम अर्थ ग्रेविटेशन इन्फ्लुएंस इज कॉल्ड एस्केप वेलोसिटी। मतलब इसको मिनिमम कितनी इनिशियल वेलोसिटी प्रोवाइड कर दूं ताकि ये क्या कर जाए, अर्थ की ग्रेविटेशन इन्फ्लुएंस को क्रॉस कर जाए, इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, एस्केप वेलोसिटी। ठीक है, अब एस्केप वेलोसिटी होता कितना है, इसका फॉर्मूला क्या होगा, कितना वेलोसिटी मुझे देना चाहिए इसका, ये हम लोग अभी वो डिराइव करेंगे। ओके, देखते हैं, बाय कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, बाय कंजर्वेशन एनर्जी का कंजर्वेशन क्या होता है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या होता है, हम लोग ने लास्ट प्रीवियस स्टैंडर्ड पढ़ा था कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी।
एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन बी ट्रांसफर फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। मतलब एनर्जी को ना ही हम लोग बना सकते हैं ना इसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, उसको खाली एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट किया जा सकता है। ओके, तो देखते हैं कैसे। तो यहाँ पे अगर मान लेते हैं किसी भी पॉइंट पे, मान लीजिए यहाँ पे किसी भी पॉइंट पे, जो पहला पॉइंट है यहाँ पे, दूसरा पॉइंट है, यहाँ पे पार्टिकल के पास जितनी टोटल एनर्जी होगी और यहाँ पे जितनी टोटल एनर्जी होगी, ये दोनों सेम पार्टिकल्स है, दोनों सेम पार्टिकल्स है। इमेजिन कर लेते हैं ये सरफेस है, मैंने इसको उठा के यहाँ रख दिया, ठीक है, ये पहले इतने हाइट पे था, ठीक है, अब ये कुछ और हाइट पे बढ़ गया, इसकी हाइट और बढ़ गई, ठीक है, ऐसे। तो इसकी हाइट पहले छोटी थी, इसकी h1 मान लेते हैं, इसकी h2, तो दोनों के पास जो हाइट है वो अलग अलग है। इसके पास पोटेंशियल ज्यादा होगा, इसके पास कम होगा, लेकिन इसके पास जब ये नीचे आएगा तो इसकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी, इसकी काइनेटिक एनर्जी कम होगी। मतलब एट द एंड क्या होगा, टोटल एनर्जी दोनों के पास क्या रहेगा, सेम रहेगा। टोटल एनर्जी क्या रहेगा, दोनों के पास सेम रहेगा। यही कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, दोनों पॉइंट पे क्या होगा, टोटल एनर्जी क्या रहेगा, पार्टिकल का सेम रहेगा। तो मैं क्या बोल सकता हूँ, बाय कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी टोटल एनर्जी ऑफ पार्टिकल इज सेम एट फाइनल एंड इनिशियल। ये क्या है, इसका इनिशियल पॉइंट है, इनिशियल है, और ये क्या है, इसका फाइनल है, ठीक है। तो दोनों पॉइंट पे क्या रहेगा, टोटल एनर्जी सेम रहेगा, यही हमारा कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है। और टोटल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल एनर्जी होता क्या है, सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। मतलब काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी दोनों को ऐड कर दिया मैंने, तो मुझे क्या मिल जाएगा, टोटल एनर्जी ऑफ द पार्टिकल मिल जाएगा, ठीक है। तो हम लोग कैलकुलेट करते हैं। ये हमारा अर्थ है, मान लीजिए हमारा क्या है, अर्थ है, ठीक है, और ये अर्थ का ग्रेविटेशन इन्फ्लुएंस है, ठीक है, अर्थ का ये ग्रेविटेशन इन्फ्लुएंस है। और यहाँ पे मेरे पास एक रॉकेट है, अब रॉकेट को मुझे क्या करना है, अर्थ के ग्रेविटेशन इन्फ्लुएंस से बाहर लेके जाना है। तो मैं इसको क्या करूंगा, यहाँ से इसको इग्नाइट करूंगा, इसको थ्रस्ट मिलेगा, धीरे धीरे क्या करेगा, ये इसको मिनिमम इनिशियल वेलोसिटी प्रोवाइड करूंगा ताकि क्या करे, अर्थ के ग्रेविटेशन इन्फ्लुएंस को क्रॉस कर जाए। क्लियर है। अच्छा, यहाँ पे इसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, हाफ mv²। यहाँ पे ये वेलोसिटी कौन सी होगी, इनिशियल वेलोसिटी, जो क्या करेगा, अर्थ के ग्रेविटेशन इन्फ्लुएंस को क्रॉस करने के लिए हेल्प करेगा। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, एस्केप वेलोसिटी। जो वेलोसिटी रिक्वायर्ड है अर्थ के ग्रेविटेशन इन्फ्लुएंस को क्रॉस करने के लिए, उस वेलोसिटी को हम लोग क्या बोलते हैं, एस्केप वेलोसिटी, ठीक है। एक क्या है, फर्स्ट पॉइंट पे, यहाँ पे क्या है, ये पहला पॉइंट होगा यहाँ पे इसका, ठीक है। यहाँ पे इसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, पोटेंशियल एनर्जी होगी, हम लोग ने पढ़ा फॉर्मूला Gm/r, ठीक है, r+h। यहाँ पे देखो सरफेस पे हाइट क्या होगा, 0 होगा, सरफेस पे हाइट क्या होगा, 0, तो r+0 लिखने का कुछ फायदा नहीं, इसलिए मैंने r लिख दिया, ठीक है, क्लियर है। अब कुछ टाइम बाद जब तुम्हारा रॉकेट यहाँ पे स्पेस में आ जाएगा, ठीक है, और यहाँ पे इसके ऊपर कोई भी ग्रेविटेशन फोर्स एक्ट नहीं कर रहा होगा अर्थ की वजह से, तो यहाँ पे रेस्ट पे रहेगा, तो भी इसको अर्थ अट्रैक्ट नहीं कर पाएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या है, जी का वैल्यू 0 है, ठीक है। मतलब यहाँ पे ये क्या आ गया, मतलब रॉकेट ये पॉइंट पे जाने के बाद क्या कर सकता है, रेस्ट पे आ सकता है। तो एट यहाँ पे क्या है, इसकी ये यहाँ पे 0 पे एट रेस्ट। अगर रेस्ट पे है, ये सेकंड पॉइंट बोल सकता हूँ, यहाँ पे इसका पहला पॉइंट था, ये सेकंड पॉइंट पे हम लोग उसको यहाँ पे देख रहे हैं, तो इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी इस पॉइंट पे, अभी रेस्ट पे, तो हाफ mv² होता है, वेलोसिटी 0 है, तो क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी 0 होगा। अब इस पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा, पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा, -Gm/m/r+h। लेकिन हाइट क्या है, बहुत इनफाइनाइट है, हाइट क्या है, एट इन्फिनिटी, बहुत ज्यादा दूर चला गया ना, अर्थ का ग्रेविटेशन फोर्स बहुत ज्यादा है, बहुत रेंज तक है, 40,000 45,000, मतलब वो बहुत ज्यादा इन्फिनिटी तक चला गया। तो इन्फिनिटी पे क्या होता है, ये क्या हो जाएगा, -Gm, ये क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा, रेडियस डिस्टेंस क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा, और ये कोई एनीथिंग डिवाइडेड बाय इन्फिनिटी इज इक्वल टू 0। कोई भी चीज इन्फिनिटी डिवाइड होती है तो क्या हो जाती है, 0 हो जाती है, ठीक है। ये दोनों पॉइंट समझ में आ गया। तो बाय कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, हमने पढ़ा था, बाय कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी टोटल एनर्जी एट फर्स्ट पॉइंट विल बी इक्वल टू टोटल एनर्जी एट सेकंड पॉइंट। ओके, तो टोटल एनर्जी क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी एट फर्स्ट पॉइंट प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट फर्स्ट पॉइंट। टोटल एनर्जी क्या है, दोनों एनर्जीज का एडिशन है, समेशन है, ओके। तो इधर पे क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी ऑफ सेकंड पॉइंट प्लस पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सेकंड पॉइंट। काइनेटिक एनर्जी क्या है फर्स्ट पॉइंट पे, हाफ mv², हाफ m एस्केप वेलोसिटी का स्क्वायर, प्लस पोटेंशियल एनर्जी कितनी है यहाँ पे, -Gm/r। अब यहाँ पे सेकंड पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी कितनी है, 0, और पोटेंशियल एनर्जी क्या है, 0, तो दोनों क्या होगा, 0 होगा। अब ये माइनस वाला टर्म उधर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, देयरफॉर हाफ m वेलोसिटी का स्क्वायर इज इक्वल टू Gm/r। अब यहाँ से दो स्मॉल m क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, स्मॉल m क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। अगर 2 वहां पे चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड में वहां जाएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एस्केप वेलोसिटी का स्क्वायर इज इक्वल टू 2Gm/r
अगर स्क्वायर रूट लूंगा तो क्या हो जाएगा, v escape इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2gm अपॉन r, दोनों साइड मैंने क्या ले लिया, स्क्वायर रूट ले लिया, तो ये मुझे मिल गया एस्केप वेलोसिटी का फाइनल फॉर्मूला मिल गया। ठीक है, इसके बाद अगर हम लोग ने क्या पढ़ा है, जो g का वैल्यू है वो क्या है, gm अपॉन r स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे देखो gm अपॉन r दिख रहा है आपको, ठीक है, लेकिन r स्क्वायर नहीं, तो r स्क्वायर लाना तो मैं क्या कर सकता हूँ, r से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर सकता हूँ, करते हैं देखते हैं। तो v एस्केप क्या हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ 2gm अपॉन r मल्टीप्लाई बाय r अपॉन डिवाइड बाय r। तो क्या हो जाएगा फॉर्मूला यहाँ पे, अंडर रूट ऑफ 2gm अपॉन r स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय r। ओके, और ये पूरे टर्म को मैं क्या बोल सकता हूँ, g बोल सकता हूँ, ये पूरा टर्म g के इक्वल है, तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, जो एस्केप वेलोसिटी है यहाँ पे v एस्केप इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ, यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा 2gr। तो ये एस्केप वेलोसिटी का दूसरा फॉर्मूला, एक फॉर्मूला ये है और दूसरा फॉर्मूला ये है। तो बेसिकली अगर मान लो मुझे किसी पार्टिकल को अर्थ के ग्रेविटेशनल इन्फ्लुएंस को क्रॉस करना है, तो उसको मिनिमम एस्केप वेलोसिटी, मतलब मिनिमम वेलोसिटी कितनी देनी चाहिए, वो कितनी होगी, v मिनिमम एस्केप कितनी होती है, 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट के पास इतनी मिनिमम वेलोसिटी होनी चाहिए, तब वो अर्थ के ग्रेविटेशनल इन्फ्लुएंस को क्या कर पाएगा, क्रॉस कर पाएगा। और ये वेलोसिटी, तो वेलोसिटी की यूनिट क्या होगी, मीटर पर सेकंड होगी, ऐसा यूनिट। ठीक है, तो होप सो आपका पूरा लेक्चर समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और नेक्स्ट, ये हमारा चैप्टर यहाँ पे खत्म हो गया। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग क्या करेंगे, टेक्स्ट बुक के पीछे जो अनसॉल्व्ड न्यूमेरिकल्स है उसको पूरे नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। ओके, थैंक यू सो मच।